Good morning, children. I, Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. आज हम अपने यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर 8 जो कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होना चाहिए हमारा पे पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा लेक्चर 7 का भी कुछ पार्ट बच गया था, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ले लिए हैं। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स। म्यूचुअल इंडक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारे रिलेशंस आए थे, इफ़ यू रिमेंबर द रिलेशंस, म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला हमारा आया था, दैट वॉज कमिंग आउट टू बी, हमने कहा था M12 हो इज इक्वल टू M21, एक कॉइल का दूसरे के साथ या दूसरे का पहले के साथ, इट इज़ म्यू 0 N1 N2 A अपॉन L। तो अब ये देखो कि ये इसके डायमेंशंस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, उसकी शेप कैसी है, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, जो उसकी वैल्यू आती है, उसको हम जनरल एम से करते थे। दिस वाज व्हेन फॉर अ सोलोनाइड इट वाज, देन वी हैड फॉर अ कॉइल, को सेंट्रिक कॉइल के लिए था, वहाँ हमारी वैल्यू आई थी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, देन इट वाज 2 पाई स्क्वायर, छोटे वाले का रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द बड़े वाले का रेडियस था। देखो अभी उसकी डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। फिर एक था, अगर दो कॉइल्स हैं, एक इधर है एक कॉइल इधर है, इनके सेंटर एक एक्सिस के ऊपर हैं और एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, तब जब हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमारी आई थी, दैट वाज म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इट वाज 2 पाई स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर छोटे वाले के रेडियस का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बड़े वाले का, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं उधर पर, तो आर स्क्वायर प्लस वो डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। दिस इज़ व्हाट वी हैड। और ये हम इसमें इसका रेडियस इस कंसिडर इधर देखो नहीं भी कर रहे हैं छोटे वाले का, भी छोटा वाला इतना छोटा है कि हम यहाँ इसके कारण जो फील्ड है उसी को कंसिडर कर रहे हैं बड़े वाले के कारण। तो ये हमारी, चलो जो भी है, दीज वर द रिलेशन। तो यहाँ से तीनों जो फार्मूलाज हमारे आए, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, कैसी उसकी शेप है, उन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा। और एक और चीज़ हमने यहाँ बताई थी, अगर इसमें कोई मटेरियल हम ऐड कर देते हैं बीच में, अगर फ्री स्पेस की बजाय अगर हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस डाल देते हैं, तो म्यू 0 की जगह क्या हो जाता है, μN1N2A अपॉन L आ रहा था, वेर म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर रिलेटिव, ऐसे करके भी लिखते थे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो आपकी कॉइल्स हैं उसके किस तरह के सब्सटेंस के ऊपर वो वाइंड अप किया गया है, वो जो कॉइल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, उनकी रिलेटिव प्लेसमेंट कैसी है, इन सब चीज़ों पर, मतलब कैसे रखे गए हैं, उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, यहीं से ये क्वेश्चन बनता था। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में बेटे कुछ भी, कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं होती है, आप छोटी छोटी चीज़ें वो उठा के एग्ज़ाम में दे देते हैं। तो जब पढ़ रहे हैं तो आप एक फंडा बना लीजिए अपना, एक बुक पकड़नी है आपने, बहुत सारी बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। एनसीईआरटी की बुक लीजिए, साथ में आप एक हेल्प बुक ले लीजिए, कोई भी ऑथर की बुक लो, कोई ऑथर गलत नहीं होता है, क्योंकि टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो चाहे अलग अलग बुक से कंसल्ट कर रहे होते हैं। आप एक बुक को बिल्कुल थॉरोली पढ़ो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन इन बुक्स के बाहर का नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, व्हाट आर द फैक्टर्स पूछा गया है कि ऑन विच द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पहली बात है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ज्योमेट्री ऑफ 2 कॉइल्स। जो 2 कॉइल्स हैं उनकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि साइज कैसा है, शेप कैसा है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 जो है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस बात पर वो डिपेंड करता है। सेकेंड बात जो डिपेंड करेगा, दैट इज़ द नेचर ऑफ द मटेरियल जिसके ऊपर कॉइल को वूंड किया गया है। सो नेचर ऑफ मटेरियल on which
the coil is wounded, जिसके ऊपर उसको wound किया हुआ है इन्होंने, coil is wound कर दो. Then वो और जो चीज़ पे डिपेंड करेगा, that is the distance between the coil, the distance, x डिस्टेंस पे कर रहा था ना, between the coils पर भी डिपेंड कर रहा है. चौथा, relative placement of the two coil, relative placement of two coils. कितना सिंपल सी चीज़ है, बच्चे इतना सब कुछ कर लेते हैं, इसमें से छोटी सी चीज़ छोड़ देंगे, एग्जामिनर उठा के 2 नंबर में ये दे देगा. सो यू टू बी वेरी केयरफुल. अब एक ये क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, देखो बच्चे, कि इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉइल, जैसे अलग अलग ढंग से मैंने कॉइल्स रखी हुई हैं, आपको बताना है इन विच केस म्यूचुअल इंडक्शन इज मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरमीडिएट. अब आप यहाँ देखो, इन दोनों में इस कॉन्फ़िगरेशन पे प्राइमरी में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो ऐसी होंगी, जबकि सेकेंडरी कहाँ रखा हुआ है, इधर साइड में रखा हुआ है, राइट. तो इसमें मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. सो इन दिस केस minimum magnetic flux is linked with secondary coil. Therefore, mutual inductance will be minimum. Inductance, I'll write it as inductance की बात कर रही हूँ मैं, तो म्यूचुअल इसमें मिनिमम होगा यहाँ पर, ठीक है. अब इस वाले में देखो, द कॉइल इज वूंड ऑन अ मैग्नेटिक मटीरियल, और एकदम से टाइटली वूंडेड है ये, ठीक है. तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ कॉइल्स कपलिंग जो है कॉइल की बहुत टाइट है. सो यह कॉइल इज वूंड ऑन मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है, एंड कपलिंग इज वेरी टाइट. Therefore, maximum magnetic flux is linked with secondary coil. Therefore, mutual inductance is maximum. और इस वाले में देखो, ये पास में रखा हुआ है, तो जो इसमें से होगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये इंटरमीडिएट, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंटरमीडिएट वैल्यू. हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस हैज़ इंटरमीडिएट वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू इस पे होगी, क्योंकि यहाँ तो देखो वो मैग्नेटिक मटेरियल पे भी वूंड कर दिया. तो अब इसी म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक और छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है बच्चे, वो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ये जस्ट इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे. सो अब जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अगर मान लीजिए कि किसी भी दो कॉइल्स के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैसी है, किस तरह से उन लोगों के बीच में जो भी एक का फ्लक्स चेंज होता है, दूसरे में फ्लक्स होता है, तो वो जो चीज़ है, अगर मान लीजिए L1 और L2 जो है, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स है ना, अपना तो खुद का होगा ही, टू कॉइल्स, एंड M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस
ऑफ टू कॉइल्स, और ये सेम ही होती है, पहले के दूसरे करंट, दूसरे से पहले, तो एम ही हम डायरेक्ट लेते हैं. देन आपको याद रखना है दैट जो कपलिंग होती है दैट इज़ ऑलवेज गिवन एज बाय रिलेशन. ये हम डिराइव नहीं करेंगे, सिर्फ आपको रीजनिंग में कहीं कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए. के की जो वैल्यू है, वैल्यू इज़ बिटवीन 0 and 1. यूजुअली, जनरली कह लो, यूजुअली k इज़ लेस देन 1, की वैल्यू k देन 1. अब अगर k इज़ इक्वल टू की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, दैट k इज़ इक्वल टू जब 1 होगा, कब होगा, जब ये आपकी कपलिंग जो है बहुत टाइट होगी. कपलिंग इज़ टाइट. कब होती है टाइट? कौन सा वाला केस था भी देखा, ये कपलिंग टाइट, ये वाले में. कपलिंग इज टाइट एंड here m will be equal to under root L1 L2 and k is equal to 0 when coupling is loose and m जो है less than under root L1 L2 है. यहाँ पे आप देखते हैं केस 2 और ये है केस 1. This is case 2, this is case 1. ये ड्रॉ भी कर सकते हैं आप किस तरह की कपलिंग है, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है. और k जो है वह, और जब दिस आपकी k इज़ इक्वल टू जब 1 के बराबर है तो दिस इज़ इक्वल टू व्हेन k इज़ इक्वल टू 0 है, तो ये दिस इज़ व्हाट वी हैव. एक मिनट, रिलेशन इज व्हेन k इज़ लेस देन 1 and k is less than 1. In this case m is less than under root L1 L2, right. Case 3 जो आपका mediate this case 3. ओके, इसके साथ ये ख़त्म. आज हम पढ़ने वाले हैं AC जनरेटर, राइट. AC जनरेटर से पहले AC जनरेटर जो है वो किसने निकाला, उनकी थोड़ी सी उनके बारे में भी सुन लेते हैं. आज मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ. छोटी क्या, 10 मिनट की हो जाती है तुम्हारी कहानी. निकोला टेस्ला के बारे में बताऊँगी आज मैं आपको, ठीक है. निकोला टेस्ला जिन्होंने AC जनरेटर बनाया, निकोला टेस्ला, ये 1856 से 1943 तक रहे, और ये एक सर्बियन अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है. और इनके जो फादर हैं ये प्रीस्ट थे, और मदर जो है वो पेरेंट्स की हिस्ट्री में तो ये था कि प्रीस्ट थे फादर, और मदर जो है फार्म्स को देखती थी, और 4-5 भाई बहन थे. जब ये 7 इयर्स के थे उस वक्त इनका भाई जो है वो बड़ा वाला भाई जिससे बहुत अटैच थे, वो घोड़े से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. तो ये सदमा ही बर्दाश्त नहीं कर पाते और काफ़ी अपसेट भी रहते हैं. लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. निकोला टेस्ला जो है वेरी इंटेलिजेंट, इनका विजन बहुत तेज़ था, इनको चीज़ें बड़ी जल्दी याद हो जाती थी. एक बार अगर बुक को देख लें तो इनके दिमाग में बिल्कुल जैसा लगता था कि फोटोस्टेट की वो है, मशीन है, इस तरह के. ये इतने इंटेलिजेंट थे. इनको 9 लैंग्वेजेस आती थी, 9 लैंग्वेजेस इनको आती थी.
और एक क्या होता है कि ये एक बार बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, ही फॉल सिक, और कॉलेरा उनको हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब ये बचेंगे नहीं। तो उनके फादर चाहते थे कि ये भी प्रीस्ट बने, लेकिन ये पढ़ना चाहते थे। तो फिर उस जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनके फादर कहते हैं ठीक है, तू अगर ठीक हो जाएगा तो तुझे जो पढ़ना होगा वो तूने पढ़ लेना है। फिर ये एडमिशन लेते हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज में। पॉलीटेक्निक कॉलेज में ये एडमिशन लेते हैं। वहाँ पर एक बार इनको टीचर जो है डीसी मोटर पढ़ा रहे होते हैं, पॉलीटेक्निक में डीसी मोटर पढ़ा रहे थे। तो उनको लग रहा था कि डीसी मोटर में उतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं होते हैं, तो अगर इसको क्या होगा कि इस तरह से सप्लाई दे दी है, और जैसे डीसी करंट में क्या होगा, यहाँ से सप्लाई दे दी तो पॉजिटिव नेगेटिव है यहाँ से, और इधर से हम बोलते थे द करंट इज़ गोइंग, द इलेक्ट्रॉन्स वो इधर को ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उनका अगर इसको बार बार चेंज किया जाए तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, तो उनको डांट डूंट पड़ती है और ये इनको निकाल देते हैं क्लास से, वो इनके प्रोफेसर निकाल देते हैं। फिर ये इनके दिमाग में वो कीड़ा रहता है, फिर बाद में इनका मज़ा नहीं आता है इनको पढ़ने में, तो फिर ये बीच में उसमें भी चले जाते हैं, थोड़े जुआ जा खेलना शुरू कर देते हैं, गैम्पलिंग में हो जाते हैं। फिर फाइनल का ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम नहीं देते, फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन जबकि इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी ये फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है एनी हाउ बाद में वो उसको क्लियर भी करते हैं, अपने एग्ज़ाम वगैरह देते हैं। और उसके बाद जब ये थॉमस एडिसन से मिलते हैं, थॉमस एडिसन जो है, इनका नाम तो आपने बचपन से ही सुना हुआ है ना। तो थॉमस एडिसन जो है, इन्होंने डायरेक्ट करंट इंट्रोड्यूस किया था, और ये बैटरी वगैरह बैटरी बना के खूब पैसे कमा रहे होते हैं, ठीक है। बैटरी का इन्वेंशन इनका बहुत बड़ा, मतलब ये कह लो कि ये बिजनेस टाइकून थे। इन्होंने इनको अपने पास एक असिस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। ये असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। फिर ये इनको देखते हैं इनकी डीसी मोटर्स वगैरह को, तो इनको लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा एसी पे वर्कआउट ये कर रहे थे, तो कि एसी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डीसी में क्या होता था, ये तो बहुत पैसे बना रहे होते हैं, अमीर लोगों को घरों में बैटरियाँ लगा के लाइटें वगैरह ला के दे रहे होते हैं, तो ये तो खूब नोट कमा रहे होते हैं। और 1,000 से ज़्यादा इनके पास पेटेंट्स इनके नाम पे हैं। और कहते हैं कि ये ऐसे थोड़े से जो गरीब होते थे उनसे काम करवाते थे, और उनके पास इतना पैसा होता था कि उनकी जो रिसर्च होती थी उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लेते थे। ऐसा भी इनके बारे में कहा गया, थॉमस एडिसन के बारे में। तो ये निकोला टेस्ला जो हैं वो इनके साथ काम करते थे। फिर एक बार इन्होंने बोला, निकोला टेस्ला ने बोला कि आप ना मेरे को एसी पे काम करने दीजिए। तो उनको लगता है कि देखा उन्होंने मोटर बना दी थी, एसी मोटर, जब वो टेस्ला के इस थॉमस एडिसन के साथ काम कर रहे थे तभी बना चुके थे, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दी। इनका नहीं ये तो बेकार है। फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत तेज़ है ये बंदा, तो इसको क्या किया, अपनी फैक्ट्री में अलग डिपार्टमेंट लगा दिया गया था कि चल तू ऐसा कर, ये मेरी डीसी मोटर्स की इतनी सारी मशीनें हैं, इसको तू ठीक कर दे, और तेरे को फिर मैं $50,000 दूंगा, ठीक है। इतने $50,000 की बात हो गई कि ठीक है, इतने पैसे। तो इन्होंने सोचा, टेस्ला ने सोचा कि ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा, मैं अपने लैब बनाऊँगा और ये काम वाम करूँगा। लेकिन जब उन्होंने फटाफट कुछ ही महीनों में सारी मशीनें ठीक कर दी, तो थॉमस एडिसन ने उसको मजाक में उड़ा दिया, कहते ये तो अमेरिका में ऐसे ही मजाक करते हैं और तू बेवकूफ़ बन गया। इस चीज़ से इनको बहुत बुरा लगता है, ये उसकी जॉब छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से ये जॉब छोड़ के चले जाते हैं। फिर इनको 2 बिजनेसमैन मिलते हैं। थॉमस एडिसन के बाद ये यहाँ से लीव द जॉब, ये इंसिडेंट्स इनके साथ होता तो ये जॉब छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पर कुछ दिन ये टेलीफोन लाइंस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइनमैन बन के काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनको एक बिजनेसमैन मिलते हैं 2, एक कोई शायद B.A. वेल एंड रॉबर्ट लेन मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये भी धोखा देते हैं इनको। मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, देखो कितने इंटेलिजेंट थे, इतने शार्प थे, लेकिन इनका जो एंड था वो अच्छा नहीं था। तो ये B.A. वेल एंड रॉबर्ट लेन मिले, इनका पास एक कंपनी थी, लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। इन्होंने इनको बोला कि आप इसके ऊपर काम करो और
हम इसने तो बेचारा ये बहुत सिंपल थे। इनका ठीक है मैं काम करूँगा, पैसों वैसों का शेयर्स का दिया। बोले नहीं मुझे ऐसा करना कि आप ये मैं काम करता हूँ सारा, आप मेरे एसी जनरेटर पे पैसा इन्वेस्ट करो। इनको बस एसी जनरेटर चाहिए था कि मैं किसी तरह ये कर दूँ। देखो इसी के एसी जनरेटर आया तभी हम इतने आराम से, मतलब जो डीसी था उसमें क्या होता था जब सप्लाई होती थी लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जा पाते थे सप्लाई, वो बैटरीज लगानी पड़ती हैं, फिर वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप शुरू हो जाता है, तो वो ड्रॉबैक आता था। तो ये कहते थे कि एसी जनरेटर करना, उस पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इन्होंने क्या किया, अपना सारा काम कुम किया, और जब इनका सारा बढ़िया कंपनी चल पड़ी तो इन्होंने इसको टेस्ला को निकाल दिया, और टेस्ला फिर वेले हो गए। और इन्होंने एक लेक्चर दिया था अपना आर्क लाइटनिंग पे, ठीक है, जो इन्होंने लाइटनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम किया था, तो उनका एक लेक्चर भी था, बड़ा मशहूर हुआ था वो, काफ़ी लोगों ने इससे प्रेस हुए थे। बस उसके बाद ये जब इन्होंने निकाल दिया फिर ये गरीब हो गए, पैसा तो बचाते नहीं थे, जितना पैसा होता था वो अपनी रिसर्च पे लगा देते थे। फिर ये लेबर का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर लेबर में कि वहीं पे किसी मजदूर ने देखा ये तो बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, तो उन्होंने इसको एक अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर से मिलाया। चीफ इंजीनियर कौन थे, एल्फर्ड ब्राउन थे, एल्फर्ड ब्राउन से मिलाया, ठीक है। और एल्फर्ड ब्राउन ने कोइंसिडेंटली उनका ये लेक्चर सुना हुआ था आर्क लाइटनिंग का, तो वो तो जानते थे भाई ये तो धमाल मचाने वाला बंदा है। तो ये इन्होंने क्या किया, चीफ एल्फर्ड ब्राउन ने एक बैंकर से इनको मिलाया और कहा इस बैंकर को चार्ल्स पर्क नाम के थे कि इनको तो इम्प्रेस कर ले, और अगर तो इनको इम्प्रेस कर लेगा तो वो फाइनेंस कर देंगे और हो जाएगा। फिर वो टेस्ला तो थे इंटेलिजेंट, उन्होंने किसी तरह जो अपना कुछ दिखा के इनको अपना वर्क दिखाया और वो बड़े इम्प्रेस हुए। फिर इन तीनों ने मिलकर, यानी कि टेस्ला, पर्क एंड ब्राउन, इन तीनों ने मिलकर जो है टेस्ला कंपनी चलाई थी, है ना। और टेस्ला कंपनी बनाई, और फिर वहाँ से आपका इन्होंने एसी मोटर्स जो है वो बना दी वहाँ पे। एंड एसी मोटर्स जो है इन्होंने ही टेस्ला कॉइल्स भी बनाई हैं, और एसी मोटर का इन्वेंशन किया। उसी दौरान क्या हुआ कि ये एक और किसी जॉर्ज वाशिंगटन हाउस से मिले, जब इनका एसी मोटर बन गया है। एसी मोटर जब बन गई तो फिर ये जो थॉमस एडिसन थे, इन्होंने ये बहुत ख़राब थे, इनको लगा कि अगर एसी मोटर बन गई लोग एसी से वो करेंगे, तो इन्होंने बड़े गंदे काम भी किए। उस वक्त उन्होंने क्या किया, एक किसी बहुत बड़े अपराधी को सज़ा मिल रही थी, चलो मैं बताती हूँ बाद में, मतलब इन्होंने बड़े सारे ख़राब काम भी किए जो इनकी एसी मोटर को फेल करने के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों ने समझा कि नहीं एसी मोटर जो है सस्ती भी है, और इससे अल्टरनेटिव करंट केवल घर में ही लाइट नहीं, फैक्ट्री में मशीनें भी इससे चल सकती हैं, इसके बहुत प्लस पॉइंट्स हैं। एंड देन धीरे धीरे ये चीज़ें गई। लेकिन इन्होंने ये इतने बिजी होते थे अपने काम में कि इन्होंने कभी वो भी नहीं किया, अपने नाम पे पेटेंट भी नहीं किया। वो सबसे बड़ी चीज़, ख़राब चीज़ थी कि इनके 300 पेटेंट्स हैं इनके नाम पे, 4 तो इनको मरने के बाद आफ्टर डेथ हुए इनके। मतलब ये अपना काम करके छोड़ देते थे और उन्हीं कामों को उठा के कोई और कुछ और इन्वेंशन कर देता था, अपने नाम पे चढ़ा लेता था। मतलब इनको काम की ही धुन थी, इन्होंने कभी भी अपने लिए पैसा नहीं बचा के रखा। जबकि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हमेशा होनी चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पैसे को की कदर होनी चाहिए, मतलब कदर तो खैर चलो ये भी करते थे, पर अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जब ये 86 ईयर्स के थे उस दौरान ये कोई 7-8 साल से वो किसी होटल में रूम में रह रहे थे, और इतनी गरीबी वाली हालत हो गई थी इनकी कि इनके कुछ रिसर्च फेल भी हो रहे थे, तो ये थोड़े मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए थे। और ये बिस्किट और दूध पे ही सर्व कर रहे थे, और जो उसमें से भी थोड़ा बहुत बच गया वो कबूतरों को बातरों को खिलाते थे। मतलब इनके पास पैसा ही नहीं था, इन्होंने बिल्कुल अपने लिए कोई पैसा रखा नहीं, और सब लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया और अपना पैसा कमाया, और ये सिर्फ रिसर्च ही करते रह गए। और यही एक रीज़न है कि आप थॉमस एडिसन को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज़ जो बनाई उसको लोगों को भी दिखाया है।
और लोगों तक पहुंचाया है। ये काम करके अपना फिर कुछ और काम में लग जाते थे, तो इसलिए उतना उनका वो नहीं नाम नहीं हो पाया जितना कि नाम इनका हुआ है। जबकि अगर आप देखो कि आज इतने बड़े बड़े आपके पास जनरेटर्स हैं, पावर स्टेशंस हैं, वो सब किसके कारण है? बिकॉज ऑफ टेस्ला। अगर टेस्ला नहीं होते तो कोई ये चीज़ नहीं हमारे पास होनी थी। सो ही इज़ द हीरो ऑफ टुडेज लेक्चर। अब आते हैं हम पढ़ाने वाली हूँ मैं तुमको एसी जनरेटर्स, राइट। एसी जनरेटर में लेट्स सी व्हाट वी हैव। Explain the principal construction and theory of an AC generator. AC जनरेटर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। An electrical machine used to convert mechanical energy into an electrical energy in a form of alternating current is called AC generator. ठीक है, AC जनरेटर में क्या किया था कि मैं यहीं साथ में डायग्राम ड्रॉ कर देती। एक मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा था ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। ऐसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिए, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये आप ये कह सकते हो कि परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ठीक है। ये तो हम पहले इनके बारे में देख ही चुके हैं चीज़ें। सो ये नॉर्थ एंड साउथ है। यहाँ से नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ये यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाला। इसमें एक कॉइल जो है, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है, इसको सॉफ्ट आयरन कोर पे, दिस इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, ये रखी हुई है और इसको वूंड किया हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर पे। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये शाफ्ट सा लगा हुआ है जिससे कि हम इसको घुमा सकते हैं। इट्स रोटेटेड लाइक दिस। दो डायग्राम्स बुक्स में यूजुअली एक होता है, मैं स्पेशली दो इसलिए बनाती हूँ हमेशा कि बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि डायरेक्शंस कैसी आ रही हैं इसकी, है ना, कैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे जाता है इसमें। ये दो स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स कैसी हैं? आपको थोड़ा सा इमेजिन करो कि ऐसे गोला बना हुआ है ना, ये स्लिप रिंग है, इसके साथ ये तार जुड़ी हुई है। जब ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इसके साथ ऐसे लगा रहता है, ये यहाँ से इसके साथ टच में रहेगा हमेशा ही। ये आर्मेचर जो है जब ये घूमती है, सो दिस इज़ ये आपका जो है ऊपर डंडा सा, ये क्या है? शाफ्ट, जिसकी हेल्प से आप इसको मूव करते हैं। ये आपका क्या है? आर्मेचर। फिर ये आपका बीच में नीला रंग का जो है, दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर। दिस इज योर स्लिप रिंग्स S1 S2, ये S1 ये S2। देन यू हैव दिस लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, और ये आपके B1 एंड B2 ये कार्बन ब्रशेस हैं, ब्रशेस B1 B2। अब ये मैंने स्पेसिफिकली देखो ये इस तरह से रखा है, जब इसको घुमा दिया ये ABCD, अगर मान लो कैसे पता लगता है, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये ऐसे की जगह A यहाँ है, ये गहरा बटन यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसको घुमा के ऐसे कर दूँ तो देखो ऐसे था, ये 90 डिग्री पे घुमाया और अब क्या गया? 180 पे घुमा दिया, अब जाके वो नीचे गया, तो मेरा ये A जो है यहाँ आ गया, A इज़ रीच्ड हियर। तो अगर ये A यहाँ पर है तो B यहाँ होगा, C यहाँ होगा और ये D होगा। ये डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब डायरेक्शन एक्सप्लेन करूँगी, ये आपके ब्रशेस वैसे ही हैं, B1 B2 S1 S2। हाँ, यहाँ जब कनेक्ट करते हैं तो देखो A एंड जो है वो स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है ना, फिर जो D एंड था वो इसके अंदर से घुस के गया और जाकर S2 से के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये D वाला जो है वो अंदर से जाता हुआ ये इधर कनेक्ट हो गया।
ए वाला जो S1 से कनेक्टर था, इसलिए मैंने यहीं पे ख़त्म किया है, ठीक है। बाहर आपका वो वैसी तार लगी है और यहाँ आप आउटपुट लेंगे। दिस इज़ द लोड रेजिस्टेंस। अब अगर जब ये गोल गोल घूमेगी कॉइल, तो फिर ये सारी तारें एक दूसरे से में उलझ के रह जाएंगी, इसीलिए ये स्लिप रिंग के साथ लगा के रखा हुआ है। स्लिप रिंग जो है आर्मेचर के साथ घूमती है और ब्रश के साथ कांटेक्ट बना के रखती है। जो ब्रश है वो स्लिप रिंग और ये जो लोड रेजिस्टेंस है इनके बीच में कनेक्शन बनाता है और ये इस तार को उलझने से रोक लेता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ें स्लिप रिंग नहीं होती तो जैसे जैसे ये घूमता तो ये तारें भी घूम जानी थी, फिर कोई फ़ायदा नहीं था। अब ये एक कॉइल है, इसमें उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी, हम क्या ये जो काम कर रहे हैं इसको शाफ्ट से ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी, है ना, ऐसे रोटेट हो रही है। दिस इज़ अ कॉइल मान लीजिए, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड साइड में रखा तो इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे रख रहे हैं तो ये देखो, अगर मैंने ये 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इसके अंदर से जा रही है, ठीक है। ये तीनों पेन मैंने ऐसे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे देखो आप दिखेंगे, है ना। अब ये डायरेक्शन तो एक्चुअल में यही होनी चाहिए। अब जब मैं ऐसे कर दूंगी, ये ऐसे था, तीनों के तीनों पेन अंदर घुस रहे, मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या हुआ, ऊपर वाले पेन तो घुस नहीं रहे, नीचे वाली फील्ड लाइन घुस रही है। फिर मैंने ऐसे किया, क्योंकि जब इसको घुमा रहे हैं तो कैसे घुमा रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज मान लीजिए अगर ये है, फिर ये ऐसे की मैक्सिमम सबके सब घुस गए, ऐसे की कम नीचे से कोई नहीं, फिर ऐसे की फिर मैक्सिमम। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सर्कल, अगर मैंने इधर से शुरू किया 1 2 3 एंड 4, तो कितने एंगल्स अगर आप देखो तो कैसे बन रहे हैं। पहले ऐसे था 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड देन 360 डिग्री, आगे वापस यानी पूरा 360 डिग्री से इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होती हैं इसके अक्रॉस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी चेंज होती है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज हो रही है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे याद है। तो माइकल फैराडे ने क्या बोला था कि दैट जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कंडक्टर या क्लोज सर्किट के क्रॉस चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड। वही चीज़ यहाँ होती है। सो प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ये वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जो ये कहता है कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट, राइट। अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो वी कैन गो फॉर द डायरेक्शन ऑल्सो, कि डायरेक्शन इसमें किस तरह से आएगी। चलो पहले तो कंस्ट्रक्शन पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया वही, ये क्या था आपका आर्मेचर था। तो आर्मेचर में मैंने क्या बताया, इंसुलेटेड कॉपर वायर है वुंडेड ओवर सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर के इस पे वुंड किया हुआ है ताकि मैक्सिमम फील्ड लाइंस उसके थ्रू क्रॉस हो सकें, ठीक है। देन वी हैड स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सिलेंड्रिकल शेप के परमानेंट स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इसको, ठीक है। बिटवीन जो कॉइल कहाँ रखी हुई है आपने, बिटवीन द प्लेट्स आपने रखी हुई है। देन स्लिप रिंग्स हैं, 2 ends of the armatures are connected to the 2 brass slip rings which rotate with armature coil, और ये क्या करती है, मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन आर्मेचर कॉइल एंड ब्रशेस। फिर ब्रशेस क्या हैं, 2 कार्बन ब्रशेस हैं B1 B2 जो कि प्रेस होते हैं अगेंस्ट द स्लिप रिंग, और दे मेंटेन कॉन्टैक्ट बिटवीन स्लिप रिंग एंड द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस विच द आउटपुट इज obtained. Then you have, they are stationary while slip ring moves with armature. अब जो है इसकी डायरेक्शन की बात भी करेंगे हम, कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। सो व्हाट वी डू इज, जब ये स्लिप रिंग को आप रोटेट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जब आपकी रोटेट होती है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो रूल यहाँ लगता है दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, 4 फिंगर हमेशा फील्ड की तरफ होती है, देखो ये फील्ड हो गया, और ये आपका जो
आपका अंगूठा है, ये रोटेशन की देखो जो मैंने रोटेट करने वाली एरो बनाई है, इफ़ यू कैन सी, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मेरे अरेंजमेंट्स थोड़े ऐसे हैं। अब देखो मेरा हाथ दिख रहा है, मेरी ये उंगली फील्ड की डायरेक्शन में है, मेरी ये अंगूठा जो है इस रोटेशन की डायरेक्शन में है। तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ को, उंगली सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ये फील्ड हो गया, ये रोटेशन भी हो गया, तो ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ। यानी करंट जो है इस कॉइल में, जो करंट जाएगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को बड़े ध्यान से देखो, ये ऐसे गया करंट, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ डी से निकला, तो डी से, डी कहाँ है, डी गया है S2 पे, यानी इधर पर जाएगा, ये इधर फॉर B2 से B1 की तरफ जा रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं, जब इसको 180 डिग्री से मूव कर दिया है, तो अब इसमें भी फिर से वही, इस तरफ को मेरी ये सेंट्रल फिंगर ये हो गई, ठीक है। मेरा रोटेशन तो वैसे ही चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में, हम पहले ऐसे था, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये इधर है ए, अब मैंने ऐसे किया 90 डिग्री, फिर मैंने ऐसे किया 180, यानी अब मेरा जो है नीचे की तरफ ये ऑपोजिट साइड पे चला गया। सो दिस ए हैज़ कम हियर, घुमा के पहले इधर से ऐसे एंड देन ऐसे, तो ये ए पहले इस तरफ था, अब उस तरफ चला गया, तो इधर गया, तो यहाँ पर भी जो डायरेक्शन तो वही रहनी है रूल के हिसाब से। अब ये कहाँ से निकल रहा है, ए से, ए किससे का कनेक्टेड था, ए वॉज कनेक्टेड टू S1, तो अब आउटपुट में यहाँ को आएगा। तो आप ये देखो, अगर बाहर वाले में देखते हैं सर्किट में, एक बार B2 ब्रश से B1 की तरफ है और इधर B1 ब्रश से B2, यानी 180 डिग्री के बाद ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ले रहा है, राइट। So this is what I have written here also. When armature ABCD is rotated with the help of shaft in the magnetic field, it cuts the magnetic field line. Thus magnetic flux linked with the coil changes and hence induced EMF is produced. And the induced current in the coil is given by Fleming right hand rule. तो right hand rule जो है, ये तो हमने लिख दिया कि right hand rule से, तो कैसे है, स्टेट 1 स्टेट 2 जो है, मैं इसलिए यहाँ पर अलग से लिख रही हूँ, ये स्टेट 1 होगी, ये स्टेट 2, दोनों डायग्राम मैंने इसीलिए ड्रॉ किए हैं। तो अगर आप स्टेट 1 की बात करते हैं, सो स्टेट 1 में अगर आप देखेंगे, द करंट इन द कॉइल, यहाँ पे करंट कैसा जा रहा है, इन स्टेट 1 करंट इन आउटर सर्किट इज फ्रॉम ब्रश B2 to B1, ठीक है, B2 to 1 डायरेक्शन। फिर द करंट फ्लो आउट यहाँ से यहाँ को हो रहा है हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, है ना। एंड इन स्टेट 2 करंट इन आउटर सर्किट इज फ्रॉम ब्रश, कहाँ से, B1 to B2। तो देखो अभी ये कहाँ से, पहले ये ऐसे था, ये आधा रोटेशन हुआ भी, ठीक है, ये देखो 90, 180, फिर 270, फिर 360 करेंगे तब वापस पुरानी वाली जगह पे आएगा। तो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन पर ही वो चेंज हो रहा है, ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड। सो इन वन डायरेक्शन B1 से B2 में, सो यहाँ से डायरेक्शन जो है इसकी चेंज हो जा रही है, हेंस वी कैन से induced current produced is of alternating nature। ये तो चलो बस हमने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से निकाल के किया, अभी हम इसकी वर्किंग जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है वाकई इसमें, ठीक है। अब आते हैं मेन पार्ट में, 4 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आ जाता है ये, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। अब आते हैं
कि थियोरी क्या बोलती है इसकी। मान लो पॉइंट्स में बताऊंगी, ठीक है। पहला पॉइंट लेते हैं कि लेट एट t इक्वल्स टू 0 जो प्लेन ऑफ कॉइल है, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपका साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जा रही है, ये आपका कॉइल के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, मतलब ऐसे फील्ड लाइंस आ रही है तो ऐसे रखा हुआ है सीधा, ये ऐसे फील्ड लाइंस जा रही है तो ये सीधा इधर पे रखा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर जो बी आपका दिस मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी वेक्टर इधर को है मैग्नेटिक फील्ड। आपका एरिया वेक्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो हियर, नॉर्मल होता है ना एरिया वेक्टर, ये भी इसी तरफ को है। यानी यहाँ इधर पर अगर आप देखेंगे कि जो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो रहा है, 0 डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा दैट विल बी योर ए बी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, ये आ गया आपका, ठीक। सेकेंड लेते हैं, मान लो आपने टाइम t पे कॉइल को रोटेट किया बाय एन एंगल थीटा। लेट एट टाइम इक्वल्स टू t कॉइल इज रोटेटेड, इसको हमने रोटेट कर दिया बाय एंगल थीटा। थीटा एंगल से अपनी जगह से, जैसे मान लो ये ऐसे है, ऐसे था पहले, ये फील्ड लाइंस जा रही थी, तो फील्ड लाइन जब ऐसे जा रही थी तो ये डायरेक्शन फील्ड लाइन की थी, यही मेरा एरिया वेक्टर है ना। अब मैंने क्या किया, फील्ड लाइन तो वैसी ही है लेकिन मैंने इसको घुमा दिया, तो मेरा ये जो एरिया वेक्टर है ये भी तो घूम जाएगा ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, जो भी एरिया है उसके ऊपर 90 डिग्री बना दो, ये पेन जो है एरिया वेक्टर है। तो अगर मैं इस कॉइल को घुमाऊंगी तो मेरा पेन घूम गया, तो एरिया वेक्टर घूम गया। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मेरी उंगलियां हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो तो वैसे की वैसी रही ना, ये थोड़ी घूमी, ये घूमा है। इसके घूमने से क्या होगा, जो ये मेरा पेन था इसके साथ साथ वो भी घूम जाएगा। सो लेट इट एट टाइम t कॉइल इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन एरिया वेक्टर ऑल्सो रोटेट बाय थीटा, hence angle between area vector and the magnetic field vector will be equal to what, theta. So phi b will be equal to ab cos theta. Now third point, if coil rotates, अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेट कर रहे हैं, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. So angular displacement is how much? Theta. Time is t. So theta can be written as omega t. Therefore, magnetic flux will be written as a b cos theta की जगह क्या लिख सकते हैं हम, omega t. अब पता लगा कैसे लिया इसको. This is the magnetic flux linked. Now, if n is number of turns in armature, then phi b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n b a cos omega t. This is the main equation we had. ये याद रखना, n से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. दिस इज एफ बी नेट.
अगर ये नंबर ऑफ टेंस है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इतना है। आप देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता चल गया, अब फैराडेज लॉ लगा देंगे, तभी तो हमें पता लगेगा कितना इंड्यूस्ड है। नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF will be, कितना होता है induced EMF? E is equal to minus d phi b by dt. So this will be equal to minus d by dt of कितना था मैग्नेटिक प्लस एन बी ए कॉस ओमेगा टी. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, नेगेटिव साइन तो है ही है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी. कॉस ओमेगा टी का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. दिस इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा sin omega t. This is what we have. E की वैल्यू ये आ गई, राइट. नाउ दिस, यहाँ पर ये सब कांस्टेंट है, इस सारे कांस्टेंट्स को हम E0 ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी. कई बार कई बुक्स में से भी दिया जाता है कि दैट व्हेन दिस साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 1 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाती है? देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, दैट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, देन ई विल बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा आ जाएगा. दिस विल बी, इसकी क्या हो जाएगी? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और इसको नाम दे देंगे, ई मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर देंगे E0 से. ई मैक्सिमम इज इक्वल टू E0, सो ई आ गया, ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा. साइनोसॉइडल इक्वेशन आ गई आपकी. Now, if this is the instantaneous EMF of the coil. This is the instantaneous EMF of the coil. Now, if कितने पॉइंट्स हो गए? 3. इसके बाद ये फैराडे पे हमने चौथा पॉइंट लगाया, ठीक है. 5वें में इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस अगर हम आर ले रहे हैं, देन इंड्यूस्ड करंट I is equal to E upon R. So this is equal to E0 upon R sin omega t, और I is equal to I0 sin omega t. ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है. आप देखो, अब हम थोड़ा सा एक टेबल बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं, इनको टेबल्स को देख के कि थीटा की वैल्यू क्या है. अब स्टार्टिंग में हमने जो है ऐसे रखा था, है ना, प्लेन को इस तरह से रखा था, तो प्लेन वॉज परपेंडिकुलर, राइट. एंगल कितना था? 0 डिग्री. सबसे पहले 0 डिग्री था ना, फिर उसके बाद इसको ऐसे कर दिया, तो अब जो प्लेन है वो इसके साथ कैसे एंगल पे हो गया? प्लेन मतलब इसका 90 डिग्री बनाओगे तो नीचे जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया. ये तो फील्ड ऐसे जा रहे थे और वो इसका प्लेन ऐसे आ गया, 90 डिग्री पे हो गया. फिर इसको उठाया, ऐसे कर दिया. ये डिफरेंट एंगल्स पे जब हम इसको एक्सिस इसको रोटेट कर रहे हैं, देखो अब फिर से ये परपेंडिकुलर हो गया. अब ये दोबारा से परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन पहले ये ऐसे था. ये देखो बटन सारे इस तरफ थे, लेकिन दूसरी बारी में क्या हो गया? बटन सारे इस तरफ हो गए. तो एंगल कितना हो गया? फील्ड तो उधर ही जा रहा है, बटन्स इस तरफ आ गए 180 डिग्री पे. ऐसे बटन्स को देख के समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है. ये बटन है, दिख रहे हैं बटन इसके रिमोट के. इसमें जो बटन्स हैं, क्योंकि जो प्लेन है वो तो यहीं से परपेंडिकुलर बना रहे, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और जो फील्ड वेक्टर है 0 डिग्री पे, ठीक है. फिर जब हमने ऐसे कर दिया तो ये एरिया वेक्टर नीचे चला गया, मतलब या तो ऊपर एरिया वेक्टर तो किसी भी तरफ ले सकते हो ना, फील्ड तो ऐसे ही जा रहा है, तो फील्ड ऐसे ही जा रहा है, तो अब ये 90 डिग्री पे हो गया. फिर
जब ये ऐसे हुआ तो फील्ड तो वहीं जा रहा है मेरे राइट हैंड साइड की तरफ, लेकिन ये एरिया वेक्टर इधर हो गया, 180 डिग्री आ गया। फिर ऐसे हुआ तो अब ये कितने यहाँ से हो गया, फिर से प्लेन के लॉन्ग है, लेकिन एंगल कितना हो जाएगा, अब 270 डिग्री हो गया, है ना। एंड देन ये वापस अपनी जगह पर आ गया 360, जहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे शुरू हुआ था, वो वापस जाकर 360 डिग्री पे गया। तो अब ये हम अगर यहाँ देखें एक चीज़ नोटिस करें, ऑब्जर्वेशंस, व्हेन फर्स्ट लेते हैं, कुछ चीज़ें लेंगे हम यहाँ पर, सीरियल नंबर लगाती हूँ मैं, थीटा की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ प्लेन, पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉइल, है ना, और इधर ईएमएफ लेते हैं, और इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं, ठीक है ना। पहला इसमें हम 5 केसेस लेंगे, 1 2 3 4 5, इसी के बेसिस पे हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहला लेते हैं व्हेन थीटा इज एक 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक। ये यहाँ से शुरू हुए, ये दिस इज द फेस, इसको बटन्स को ले रहे हैं, फील्ड इधर जा रहा है, ये भी इधर को है, तो लेकिन प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर है, सो दिस प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर। तो पहला केस में, इस वाले में प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लेकिन एंगल कितना आ रहा है, 0, सो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल टू E0 साइन 0 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 0, और आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू I0 साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 वैल्यू आ गई इसकी। फिर ये 90 डिग्री पे जब ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, अब इसका प्लेन जो है वो 90 डिग्री पे चला गया, दिस प्लेन ऑफ कॉइल जो है, पहले ऐसे था, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, लेकिन खुद कैसा है, परपेंडिकुलर है। फिर ये अब क्या आ गया, इसी के प्लेन में आ गया, फील्ड लाइंस के प्लेन में आ गया, लेकिन जो नॉर्मल है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री। सो दिस प्लेन ऑफ कॉइल along the magnetic field, so E is equal to E0 sin 90 degree is equal to E0 and I is equal to I0 sin 90 पे 1, ठीक है। देन ये 180, जब वो 180 पे गया, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे चला गया, बटन इस तरफ आ गए 180 डिग्री पे, लेकिन है क्या, परपेंडिकुलर है टू द फील्ड लाइंस। सो प्लेन of coil perpendicular to magnetic field, so E is equal to E0 sin 180 degree is equal to again 0, I will be equal to 0. And then 270 में plane of coil along the magnetic field, लेकिन E की वैल्यू E0 sin 270 degree is equal to minus E0 and I will be equal to minus I0. ये plane of coil again perpendicular to magnetic field, E will be equal to E0 sin 360 degree is equal to 0, I is equal, so देखो 0 से maximum, maximum से 0 and then this way, so जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, the graph obtained will be, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, this is what we have, अगर यहाँ हम I या और E को ले रहे हैं, ठीक है, द करंट और द EMF वी आर टेकिंग, 0 स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे हम जो थीटा एंगल की बात भी करेंगे, विल टॉक अबाउट थीटा, कितने एंगल्स ले रहे, 0 था, फिर ये मान लीजिए 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री था, फिर 270 डिग्री था,
फिर 360 डिग्री था, है ना। अब आपने ये टेबल ध्यान से देखना है, ये जो हमने टेबल बनाया इसके हिसाब से अब 0 90 हो गया। इस वाल 90 पे आपने इसको कितना घुमाया, 360 से घुमा रहे हो, ऐसे था। फिर आपने जब इसको 0 इस पे मानते, फिर 90 पे आपने ऐसे घुमाया एक चक्कर, फिर ये 180 हो गया, फिर ये 2, फिर ये 3 एंड 4 चक्कर दे। जो टाइम लग रहा है, इफ़ यू सी हियर, टाइम की बात करें तो यहाँ टाइम इज़ इक्वल टू 0 हियर। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, t/4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, t/2। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3t/4। एंड यहाँ पूरा टाइम कंप्लीट। तो इसमें 90 डिग्री पे मैक्सिमम था पॉजिटिव साइड में, और 270 में भी मैं था पर नेगेटिव साइड में। तो ये कर्व कैसा, साइनोसॉइडल का, ये इस तरह से। दिस इज द कर्व वे ऑप्टेन हियर। इतना आप करेंगे तो आपके पूरे 4 नंबर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द AC जनरेटर। सो दिस इज अ सिंगल फेस, ये जनरेटर है, ये सिंगल फेस जनरेटर है। आपके पास पॉलीफेज जनरेटर्स भी यूज़ होते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। और कॉमन जो है उसमें से 3 फेज जनरेटर है। जो 3 फेज जनरेटर है उसमें 3 सेपरेट कॉइल्स हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड होती है 120 डिग्री के इस पे, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंगल, एक नॉर्मल जो जनरेटर हमने भी एक्सप्लेन किया, दैट इज विच टाइप ऑफ जनरेटर, सिंगल फेज जनरेटर। अब इसमें थोड़ा सा एक कुछ चीज़ें आपको याद रखने के लिए जो मैं बताने वाली हूँ, दैट इज़ 3 फेज जनरेटर। 3 फेज जनरेटर, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन है, और इसमें 3 separate coils inclined at 120 degree are used, या ऐसे भी नहीं कर सकते, 3 separate coils inclined at say certain angle and produces 3 EMFs, E1, E2, E3 in 3 phases having phase difference of 120 डिग्री। उसमें फेज डिफरेंस जो है 120 डिग्री का होगा, ठीक है। और अलग एक 0 पे, एक 60 पे, 120 पे जो वेव्स भी आपकी इधर पे इसमें आएंगी, 3 फेज वेव शेप की जो आएगी वो इस तरह से कुछ होगा कि एक जैसे ये 0 से शुरू हुआ इस तरह से, राइट। दूसरा 60 से करते हैं, 90 यहाँ सेंटर में था तो 60 थोड़ा, फिर तीसरा 120, वो भी थोड़ा सा इधर अंदर से शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, ये तो जैसे जनरल आपको थोड़ा सा होना चाहिए। अब कमर्शियल जनरेटर्स के बारे में भी थोड़ा सा, कमर्शियल जनरेटर्स, ये 3 तरह के मैं बता देती हूँ आपको। ये आप जो है आपको मैकेनिकल एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है उसके हिसाब से इनकी जो कमर्शियल जनरेटर डिफ्रेंशिएट हम करते हैं कोई भी जनरेटर के बीच में, कि उसको जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस तरह से सप्लाई हो रही है, यानी कि जो कोयल है, जो आर्मेचर है, उसको रोटेट कैसे किया जा रहा है। अगर पानी फेंक के किया जा रहा है, टरबाइन हिलती है, टरबाइन से वो रोटेट होता है, वो आर्मेचर मूव करना था, फिर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर हो जाता है। सो यू कैन से दैट द कमर्शियल जो जनरेटर्स हैं, they are differentiated, generators are differentiated
by the mode providing mechanical energy to the armature. Okay. Now you say that water falling from the dam, अगर वो रोटेट करते आर्मेचर को, इफ फर्स्ट ले लेते हैं, इफ आर्मेचर is rotated by water falling from certain height in dam, we have hydroelectric generator. ठीक है. दूसरा लेते हैं, अगर आर्मेचर जो रोटेट कर रहा है, इफ स्टीम बॉयलर्स जो है वो, इफ स्टीम बॉयलर rotates, boiler heated by coal, अगर कोयले से rotate the armature, we have thermal generator. अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो जनरेटर यूजिंग बॉयलर हीटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी, इफ स्टीम बॉयलर heated by nuclear energy in a generator, we have nuclear power generator. अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी थी यहाँ पे, ये कार्बन ब्रशेस क्यों प्रेफर किए हैं, वो जब स्लिप रिंग मूव करती है तो उस वक्त ये इसका यहीं पे मैं ब्रशेस के इसी में पॉइंट लिख देती हूँ, रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है यहीं कर देते हैं, ठीक है, स्टार बना देती हूँ. ये जब अगर मेन क्वेश्चन आता तब लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको, है ना, अदरवाइज इसमें ये लिखना है कि जो आपके ये ब्रशेस हैं ये कार्बन के प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि जब ये कार्बन ब्रशेस आर प्रेफर्ड, और क्योंकि जब ये रब होते हैं स्लिप रिंग के साथ तो ये फाइन पार्टिकल्स छोड़ देते हैं उसके इस पे, तो वो लुब्रिकेट कर देता है एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन ब्रशेस एंड स्लिप रिंग. सो brushes are made up of carbon because on rubbing they leave fine particles on slip rings and serve purpose of lubrication to reduce friction between slip ring and brushes. ठीक है, wear and tear कम होता है. So with this the chapter is over and I hope आप लोगों को इस
चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा। कुछ न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना। मैंने म्यूचुअल इंडक्शन का सिंपल जैसे सेल्फ इंडक्टेंस के क्वेश्चंस थे, वो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं तो यू कैन डू इट। एक होमवर्क मैं दे देती हूँ आपको, आप एक होमवर्क लिख लीजिए। कहाँ क्वेश्चन मेरे इसमें जगह कहीं बची है, यहाँ बची है। यहाँ मैं होमवर्क दे रही हूँ। दिस इज़ अ होमवर्क विच विल डू। The question is that calculate the mutual inductance. Calculate the mutual inductance between two coils when current of 2 ampere changes to 6 ampere in 2 seconds and induced EMF of 20 millivolt is in secondary coil. Mutual inductance आपने निकालनी है. This is a question for you. So with this the unit is over, this chapter is over, not the unit. ये एक और chapter, और अब हम next इसमें start करेंगे 7th chapter, that is alternating current. Thank you, have a nice day.